Hello students, so I am again back with part 2 of chapter number 5, Weather Instruments. Students, I hope you all have seen part 1. If not, do watch it. So student, till this paragraph I have completed everything in part 1. Let's start part 2 with hygrometer. तो बच्चा हाइग्रोमीटर पढ़ेंगे हम लोग. आप सबको पता है ये ह्यूमिडिटी क्या होती है. ह्यूमिडिटी क्या होती है बच्चा? मॉइस्चर या वाटर वेपर की प्रेजेंस किस में? एयर में. द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर और मॉइस्चर इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. अब बुक में क्या लिखा है पढ़े. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और मॉइस्चर. वाटर वेपर और मॉइस्चर. वाटर वेपर क्या होती है बच्चा? भाप. मॉइस्चर क्या होती है? नमी, है ना. प्रेजेंट इन द एयर, हवा में एक टाइम में कितनी नमी है या कितनी भाप है, वाटर वेपर है एक पर्टिकुलर टाइम और प्लेस पे, उसे ही हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी. जो अमाउंट होता है ह्यूमिडिटी का प्रेजेंट इन एयर, द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन एयर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब थर्मामीटर. ह्यूमिडिटी का अमाउंट उस पर्टिकुलर हवा में कितना है इसको नापने के लिए हम ड्राई बल्ब थर्मामीटर और वेट बल्ब थर्मामीटर को यूज़ करते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं बच्चा? हाइग्रोमीटर. तो आई बात समझ में. ह्यूमिडिटी के अमाउंट को मेजर करने के लिए कि कितनी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है उसको मेजर करने के लिए, नाप करने के लिए हम ड्राई बल्ब और वेट बल्ब थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, और इसी को हाइग्रोमीटर भी कहते हैं. बेटा ड्राई बल्ब और वेट बल्ब थर्मामीटर दो आइडेंटिकल थर्मामीटर होते हैं. ध्यान से सुनना. ड्राई बल्ब थर्मामीटर और वेट बल्ब थर्मामीटर दो एक ही तरीके के थर्मामीटर होते हैं जिनको हम फिक्स कर देते हैं एक वुडन फ्रेम में. एक लकड़ी के फ्रेम के ऊपर हम ड्राई बल्ब थर्मामीटर और वेट थर्मामीटर दोनों को फिक्स कर देते हैं. द बल्ब ऑफ ड्राई थर्मामीटर इज केप्ट अनकवर्ड एंड इज एक्सपोज टू फ्री एयर. जो बल्ब होता है ड्राई थर्मामीटर वाला, है ना, उसको हम अनकवर्ड रखते हैं कि वो एयर के एक्सपोजर में रहे, मतलब हवा उससे टकराती रहे. पर जो वेट बल्ब थर्मामीटर होता है उसे हम रैप कर देते हैं एक वेट मसलिन क्लॉथ से. मसलिन एक क्लॉथ, कॉटन का एक टाइप है कपड़ा होता है. गीले मसलिन क्लॉथ, मतलब वेट मतलब होता है गीले, गीले मसलिन क्लॉथ से हम रैप कर देते हैं वेट बल्ब थर्मामीटर को, विच इज़ कैप्ट कंटिन्यूसली मॉइस्ट. जिसको हम हमेशा मॉइस्ट रखेंगे. मॉइस्ट रखेंगे मतलब गीला रखेंगे, वो गीला हो. बाय कीपिंग इट इन डिस्टिल्ड वाटर, उसे हमेशा किस में रखेंगे? डिस्टिल्ड वाटर में रख के हमेशा मॉइस्ट बनाए रखेंगे. तो आई बात समझ में. तो अब दो आइडेंटिकल थर्मामीटर है, दोनों में डिफरेंस क्या है? हमने वुडन फ्रेम पे ही उनको जमाया है, पर डिफरेंस ये है कि एक में हमने मसलिन क्लॉथ से उसको रैप कर दिया है. द एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वेट बल्ब थर्मामीटर कैन बी लोअर द टेम्परेचर. अब बच्चा जो एवोपरेशन होगा वाटर का किससे? वेट बल्ब थर्मामीटर से, वो टेम्परेचर को कम कर देगा. ठीक, कोई बात. द ग्रेटर द ह्यूमिडिटी इन द एयर द स्लोअर इज द रेट ऑफ एवोपरेशन. बता, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी उतना ही कम एवोपरेशन होगा. ह्यूमिडिटी एयर में जितनी ज़्यादा है उतना कम एवोपरेशन होगा, ये बात ध्यान रखना. द ग्रेटर द ह्यूमिडिटी, जितनी ज़्यादा हवा में नमी होगी उतना ही पानी भाप बनकर कम उड़ेगा. ठीक है. द ग्रेटर द ह्यूमिडिटी इन द एयर द स्लोअर is the rate of evaporation from the surface of wet bulb. wet bulb की सरफेस से उतना ही कम evaporation होगा. तो बच्चा फिर हम डिफरेंस निकाल लेंगे. Thus the difference of temperatures between dry bulb का जो टेम्परेचर होगा वो अलग होगा और wet bulb का अलग होगा. इनका डिफरेंस. Thus the difference of temperature between the dry bulb and wet bulb thermometer will be small. अब फिर से समझना, दोनों पॉइंट इंटरलिंक्ड है. अगर ह्यूमिडिटी एयर में ज़्यादा हुई तो एवोपरेशन का रेट स्लो हो जाएगा, और जो डिफरेंस निकलेगा दोनों थर्मामीटर में डिफरेंस निकलेगा माइनस करने पे. देखो, जिसके ऊपर कपड़ा नहीं होगा उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली बात है हाई आएगा, जिसके ऊपर वेट क्लॉथ है उसका टेम्परेचर कम आएगा. इनका टेम्परेचर हम निकाल लेंगे. पर जब गीला होगा कपड़ा तो
जो डिफरेंस है वो बहुत कम आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हवा में ह्यूमिडिटी है, और क्योंकि ह्यूमिडिटी है तो एवापोरेशन का रेट कम हो जाएगा, तो डिफरेंस कम आएगा. ऑन द अदर हैंड व्हेन एयर इज ड्राई और लेस ह्यूमिड, पर बच्चा जब हवाएं सूखी हों या लेस ह्यूमिड हो, तो जो एवापोरेशन होगा बच्चा वेट बल्ब थर्मामीटर से, वो रैपिड होगा, बहुत ज़्यादा होगा. तो जितनी ज़्यादा ड्राई हवा है एवापोरेशन का रेट उतना ज़्यादा हाई होगा. ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी हवाओं में उतना ही एवापोरेशन स्लो होगा. ये इन्वर्स रिलेशन है, याद रखना. और अगर ऐसा हुआ तो जो डिफरेंस होगा टेम्परेचर में ड्राई और वेट बल्ब थर्मामीटर के, वो बढ़ जाएगा, ज़्यादा होगा. The difference of temperature will show the status of atmosphere with respect to humidity. और जो डिफरेंस है टेम्परेचर में वो क्या दिखाता है, स्टेटस किसका, एटमॉस्फेयर का विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमिडिटी. नेक्स्ट इज रेन गेज. वो इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करते हैं रेनफॉल कितनी रिसीव हुई, वो इंस्ट्रूमेंट जिसको हम यूज़ करते हैं ये मेजर करने के लिए कि रेनफॉल कितनी हुई, उसे हम बोलते हैं रेन गेज. द अमाउंट है रेनफॉल का, जो कि हमेशा हम काय में मेजर करते हैं, मिलीमीटर में. रेनफॉल के अमाउंट को मेजर हम काय में करते हैं बच्चा, मिलीमीटर में करते हैं और सेंटीमीटर में करते हैं. रेन गेज वो इंस्ट्रूमेंट है जो बताएगा कितनी रेनफॉल हुई, कितने सेंटीमीटर या कितने मिलीमीटर रेनफॉल हुई. The amount of rainfall as measured by rain gauge implies that if that amount of rainwater was allowed to stand on the earth's surface, the depth of water would be many mm और cm, मिलीमीटर होगी कि सेंटीमीटर होगी. अब देखो तुम्हें पता चलेगा इस डायग्राम से. जैसे कि अगर हम बात करें, ये रहा सरफेस, इस सरफेस पे यहाँ तक बारिश है ना, अगर पानी को इकट्ठा कर दिया जाए तो कितने इंच या कितने इंच नहीं, कितने मिलीमीटर या कितने सेंटीमीटर बारिश हुई. यहाँ पर पानी है ना. तो बच्चों जो रेन गेज होता है उसमें एक मेटल सिलेंडर होता है. रेन गेज हैज मेटल सिलेंडर ऑन द टॉप ऑफ विच अ सर्कुलर फनल इज फिटेड. एक सिलेंडर होता है और जिसके टॉप में हम एक सर्कुलर गोल गोल फनल को फिट कर देते हैं. ये जो फनल होती है इसका डायमीटर जनरली 20 सेंटीमीटर का होता है. वो जो फनल हम सेट करेंगे सिलेंडर के ऊपर उसका डायमीटर होगा, डायमीटर पता है ना आपको, जो डायमीटर होगा वो 20 सेंटीमीटर का होगा. जो रेन ड्रॉप होंगी वो उसमें कलेक्ट की जाएंगी थ्रू फनल, और फिर एक मेजरिंग ग्लास में हम इसे मेजर कर देंगे. जो रेन ड्रॉप होंगी विच आर कलेक्टेड थ्रू दिस फनल, उस फनल में जितनी भी रेन ड्रॉप होंगी जो कलेक्ट होंगी, फिर बाद में हम मेजरिंग ग्लास में उस पानी को डाल के मेजर कर लेंगे. स्नो इज ऑल्सो मेजर्ड इन सिमिलर मैनर, और इसी तरीके से हम स्नो को भी मेजर करते हैं, पर पहले उसे हमें लिक्विड फॉर्म में टर्न करना पड़ता है. देखो ये यहाँ पर एक सर्कुलर फनल थी, जितना पानी इसमें गिरा उसको हमने एक मेजरिंग ग्लास में डाला और नाप लिया कि भैया इतनी बारिश हुई. ऐसे ही स्नो को भी मेजर करते हैं, पर पहले स्नो को क्या बनाते हैं, लिक्विड फॉर्म मतलब पानी बना देते हैं. पर बच्चा रेन गेज से जब आप रेनफॉल को मेजर कर रहे हैं तो आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी होगी. पहली, वाइल सिलेक्टिंग द साइट, पहले कि किस साइड पे आप रेन गेज को रख रहे हो कि वहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो इनकमिंग वाटर के लिए. ऐसा ना हो कि ऊपर कुछ पर्दा वगैरह लगा रखा है जिससे कि पानी प्रॉपर उस गेज तक ना पहुँच पाए. फिर अगर आपको करेक्ट रीडिंग लेनी है तो द सीपेज और एवापोरेशन ऑफ रेन वाटर शुड नॉट बी अकर, ना तो रेन वाटर का एवापोरेशन हो, ना उसमें से कोई सीपेज हो, कोई पानी मतलब बह ना रहा हो, ना ही कोई एवापोरेशन हो रहा हो. उस कंडीशन में आप करेक्ट रीडिंग ले पाएंगे. अब हमारा इंस्ट्रूमेंट है एनेमोमीटर. ये आप सबको हमने बचपन से पढ़ाया है. द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. तो बच्चा जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है हमारी एयर का along with surface of earth is called wind. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अर्थ का
अरे अर्थ का नहीं भैया, एयर का। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर अलोंग विद द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे, सपोज करो ये अर्थ का सरफेस है, इस पे ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही है एयर की, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, विंड। क्या बोलते हैं, विंड। और वहीं पर वर्टिकल मूवमेंट को हम बोलते हैं एयर करंट। वर्टिकल मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, एयर करंट। वर्टिकल मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चा, एयर करंट। पर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, विंड। The instrument used for measuring and recording the speed and velocity of wind, wind की स्पीड को, विंड की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एनेमोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक हुई बात। तो विच इंस्ट्रूमेंट वी आर यूजिंग फॉर रिकॉर्डिंग द स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ विंड, दैट इज एनेमोमीटर। So student, which is instrument we are using for measuring speed and velocity of wind, तो एनेमोमीटर। ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये विंड की स्पीड को इंडिकेट करता है। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट हैज़ विंड स्पीड इंडिकेटर। इस इंस्ट्रूमेंट में विंड की स्पीड का इंडिकेटर होता है और एक कप्स का सिस्टम होता है। तो एनेमोमीटर में क्या होता है बच्चा, विंड स्पीड इंडिकेटर एंड सिस्टम ऑफ कप्स। जैसे ही हवाएं चलना चालू होती हैं ये कप को पुश करती हैं और कप रोटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं अलॉन्ग विद द वर्टिकल रॉड। ऐसी रॉड होगी और यहाँ पर इस तरीके से कप लगे होंगे। तो जैसे ही विंड स्टार्ट होगी, विंड की मूवमेंट, ये कप्स आपस में रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। द स्पीडोमीटर अटैच्ड मोस्टली एट द बेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के बेस में नीचे की तरफ यहाँ पर तो ये रॉड लगी होगी जिसमें एक कप लगे होंगे, ये इस तरीके से मूव करेंगे, है ना। और यहाँ पर बेस में क्या लगा होता है बच्चा, स्पीडोमीटर, जो कि क्या रिकॉर्ड करता है, नंबर ऑफ रोटेशन। स्पीडोमीटर अटैच होता है इंस्ट्रूमेंट के बेस में जिसका काम होता है नंबर ऑफ रोटेशन को रिकॉर्ड करना। ठीक है, और ये मेजरमेंट दिए हैं, ये मेजरमेंट से आप पता लगा सकते हो कि स्ट्रॉम कब आएगा, वॉयलेंट स्ट्रॉम कब आएगा, जेंटल ब्रीज क्या है या काम एयर क्या है। ठीक है, ये क्या लिखा है, द ब्यूफोर्ट स्केल फॉर विंड स्पीड। ब्यूफोर्ट स्केल, ये काम, लाइट ईयर, लाइट ब्रीज, ये मॉडरेट गेल, ये फ्रेश गेल, फिर ये स्ट्रॉम, ये हरिकेन, ये ब्यूफोर्ट विंड स्केल है। ठीक है, क्या है, ब्यूफोर्ट विंड स्केल। एंड स्टूडेंट, इसी की हेल्प से हम इस विंड की स्पीड को भी मेजर करते हैं। और जो स्पीड होती है वो जनरली किलोमीटर्स या नॉट पर आवर, नॉट्स पर आवर या किलोमीटर में मेजर होती है। ठीक कोई बात। आजकल बच्चा एनीमोग्राफ का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है विंड की स्पीड को कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करने के लिए। जो एनीमोमीटर होता है उसको हाई पॉइंट पे फिक्स कर दिया जाता है बिल्डिंग के टॉप पे, जिससे कि विंड की स्पीड को प्रॉपरली बिना ऑब्स्ट्रक्शन के आप मेजर कर सकें। हम लोग ब्यूफोर्ट विंड स्केल का भी यूज़ करते हैं विंड को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे भी मैंने बताया 0 पे क्या है, 1 पे क्या है, 9 पे क्या है, 10 पे क्या है। ठीक है बात। तो ब्यूफोर्ट स्केल को आप यूज़ करते हो सॉरी विंड को डिस्क्राइब करने के लिए। नाउ विंड भी एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। द अदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विंड इट्स डायरेक्शन। बच्चा, अब विंड की डायरेक्शन क्या है, अभी तो हमने उसकी स्पीड देख ली, ठीक है। अब हमें ये भी तो पता चलनी की चाहिए कि वो किस डायरेक्शन से आ रही है, तो इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, विंड वेन का, कि वो किस डायरेक्शन से चल रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, ये जानने के लिए हम यूज़ करेंगे विंड वेन का। टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसका नाम है विंड वेन। जो वेन है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक रिवॉल्विंग प्लेट होती है विच इज़ बैलेंस्ड ऑन अ रॉड। एक रॉड के ऊपर एक प्लेट को, किसको, एक रिवॉल्विंग प्लेट को लगा दिया जाता है। वो रोटेट करती है स्मूथली और रिस्पॉन्ड करती है बिल्कुल माइल्ड फ्लो ऑफ विंड को भी, बिल्कुल धीरे धीरे भी हवा चल रही होगी तो भी वो उसको रिस्पॉन्ड करती है। द पॉइंटेड एंड इज कॉल्ड एरो। जो पॉइंटेड एंड होता है उसको एरो बोलते हैं, जो ब्रॉड एंड होता है उसको टेल बोलते हैं। तो जो विंड वेन का पॉइंटेड एंड होता है उसे हम एरो बोलते हैं बच्चा, और जो पीछे वाला पार्ट होता है ब्रॉड होता है, फैला हुआ, उसे हम बोलते हैं टेल। कई बार ऐसे हैंड भी बना होता है उसके ऊपर। अक्रॉस
बिलो द वेन शोज द फोर मेन डायरेक्शन, एक क्रॉस बना होता है जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिखाता है। जो एरो है वो हमेशा विंड की डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, जो एरो होगा वो हमेशा विंड की डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, जिससे कि आप इजीली उसको पढ़ पाए। एंड दिस कैन बी इजीली रीड ऑन डायल, और डायल पे आप इजीली पढ़ सकते हो। जो नेम होगा डायरेक्शन का इज ऑलवेज गिवन आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड इज कमिंग, और हमेशा जो नाम आएगा वो डायरेक्शन होगी जहाँ से हवाएं आ रही हैं। जहाँ पर हवाएं जा रही हैं वहाँ पर नहीं, जहाँ से हवाएं आ रही हैं इसका नाम दिख जाएगा आपको। सपोज अ विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, कोई हवा है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रही है, इसको वेस्टर्ली विंड बोलेंगे, और जो ईस्ट से चलेगी उसे ईस्टर्ली विंड बोलेंगे। ये देखो ये वो है रिवॉल्विंग कप्स, ये कप्स हैं, ये देखो ऐसे रॉड पे लगे हुए होते हैं। और ये रही हमारी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जैसे कि मैंने अभी बताया। और ये जो पॉइंट है, एरो है, ये हमेशा उस डायरेक्शन को दिखाता है जहाँ से हवाएं आ रही हैं, जहाँ जा रही हैं नहीं, जहाँ से आ रही हैं। ईस्ट से आ रही होंगी तो ईस्टर्ली, वेस्ट से आ रही होंगी तो वेस्टर्ली। आइसोबार और आइसोहाइट, वेदर मैप पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है एयर प्रेशर का उसको आप आइसोबार से दिखाते हो। वो लाइन जो कनेक्ट करती है उन प्लेसेस को जहाँ पर इक्वल एयर प्रेशर है उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोबार। ऐसे ही जब आपको रेनफॉल को दिखाना रहता है तो आप आइसो हाइट से दिखाते हैं। ये उन प्लेसेस को कनेक्ट करती हैं बच्चा, जोड़ती हैं जहाँ पर सेम अमाउंट में रेनफॉल हुई है ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम आइसोबार बनाए, ये रहा इंडिया का मैप, तो यहाँ पर आइसोबार बनाऊँ तो मैंने अगर ये आइसोबार ऐसे बनाया है, इसका मतलब ये है कि जिन जिन पॉइंट को ये कनेक्ट कर रहा है वहाँ पर एयर का प्रेशर सेम था आइसोबार में। और आइसो हाइट में अगर सपोज करो आइसो हाइट का डायग्राम है, मतलब इन रीजन्स में जो रेनफॉल थी उसका अमाउंट सेम होगा एक गिवन पीरियड में। So student, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.